हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और स्टडी पे। मैं विजय भारद्वाज आप सभी के सामने साइंस की क्लास में एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में साइंस की में पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, आज हम फोर्स पढ़ेंगे। फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, बल। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पिछली वीडियो में छूट गई थी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को ही पढ़ा था। इस पूरे टॉपिक को मैं इस वीडियो के अंदर कवर कराऊंगा। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करना और आपसे एक दरख्वास्त जरूर है, अंत तक देखना। एक मैसेज है आप सभी के लिए, अंत में मिलेगा जो आप सभी को वीडियो के अंदर। देखिए, जो बल होता है ना, बल वो होता क्या है? बल है ना, जो फोर्स होता है इज, देखिए बल जो है वो कई प्रकार का होता है। बल की टाइप हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जैसे हम किसी चीज को धकेलते हैं एक, या किसी चीज को खींचते हैं, तो बल को हम कह सकते हैं कि या तो कोई एक धक्का या एक खिंचाव जो हम अनुभव करते हैं या किसी वस्तु पर लगाते हैं कोई कार्य करने के लिए। तो जब हम कोई काम करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि किया गया कार्य कब माना जाता है कि जब किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा में किसी वस्तु का विस्थापन होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? उसे हम क्या कहते हैं? किया गया कार्य कहते हैं। अब जब बात करते हैं बल की, किसी वस्तु के अंदर दो तरह का बल होता है, टू टाइप फोर्सेस होते हैं किसी वस्तु के अंदर। पहला जो फोर्स होता है वो आंतरिक बल होता है। कौन सा बल होता है दोस्तों? आंतरिक बल होता है, जिसे हम इंटरनल फोर्स भी कहते हैं। कौन सा फोर्स? इंटरनल फोर्स भी कहा जाता है। भाई प्यारे प्यार से समझ आएगा टॉपिक, प्लीज शेयर करना दोस्तों। चैनल पे सपोर्ट बहुत कम मिल रहा मेरे को। एक आंतरिक होगा, एक बाह्य बल होगा। बाह्य बल मतलब एक्सटर्नल फोर्स होगा। इनके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। इंटरनल फोर्स होता है जब कोई वस्तु, मैंने न्यूटन्स के पहले लॉ में बताया था कि कोई भी वस्तु अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहती, अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ना चाहती। जिस पोजीशन में वो होती है उसी पोजीशन में बने रहना चाहती है, चाहे वो पोजीशन रेस्ट की हो या मोशन की हो। जब कोई वस्तु रेस्ट में होती है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। अगर हम उस पर कोई बल लगाते हैं उस पोजीशन को बदलने के लिए, वो एक्सटर्नल फोर्स होता है। और जो वो अपोज में लगाती है फोर्स, वो इंटरनल फोर्स होता है दोस्तों। कौन सा होता है? इंटरनल फोर्स, आंतरिक बल कहते हैं हम उसे। अगर दोस्तों कंसेप्ट अच्छा लगे तो अपने नोट्स भी बनाते रहिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेज। टाइप्स ऑफ फोर्सेज, एक होता है घर्षण बल। घर्षण बल होता है, फ्रिक्शन फोर्स जिसे हम कहते हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मेनली चार ही प्रकार के बल हम पढ़ेंगे, इन दो से अलग चार प्रकार के। पहले हम घर्षण बल को करते हैं। देखिए, जब कोई वस्तु, ध्यान से समझिएगा, जब कोई वस्तु किसी सतह पर चलती है या लुढ़कती है या चलने की कोशिश करती है, जब कोई वस्तु किसी सतह पर, किसी, मान लीजिए हम चलते हैं, हम क्या किस चीज पर चलते हैं? हम फर्श पर चलते हैं, हम रोड पर चलते हैं, हम आंगन में चलते हैं घर के। तो जब कोई वस्तु किसी सतह पर चलती है या चलती हुई प्रतीत होती है या लुढ़कती है, तब दो सतहों के बीच, यानी कि आपके जो पांव की निचली सतह और उस जमीन की या उस सरफेस की ऊपर वाली सतह, दोनों सतह जब कांटेक्ट में आती हैं, तब वो बल जब आपस में कार्य करता है तब वो क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है दोस्तों? घर्षण बल कहते हैं हम। अब घर्षण बल किस किस फैक्ट पर डिपेंड करता है? देखिए, दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो होता है चिकना सतह, चिकनी सतह होती है, स्मूथ सरफेस जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्मूथ सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्मूथ सरफेस। जैसे हम क्या करते हैं, हम बर्फ के ऊपर अगर चलना की ट्राई करेंगे या कोई टुकड़ियां लगी होती हैं, जैसे संगमरमर की टुकड़ियां या कोई कुछ भी पत्थर लगा होता है, चिकना पत्थर, हम वहां पर फिसल जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? फिसल जाते हैं, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? फ्रिक्शन कम होता है। इसी के कारण हमारा जो पांव है वो टिक नहीं पाता, क्योंकि वहां पर बल क्या होता है? फ्रिक्शन बल क्या होता है? एक होता है खुरदरी सतह, जिसे आप इंग्लिश में रफ सरफेस कहते हैं। कौन सी सरफेस कहते हैं दोस्तों? रफ सरफेस कहते हैं। प्यारे दोस्तों प्लीज शेयर करें यार। रफ सरफेस,
रफ सरफेस जिसे हम कहते हैं, रफ सरफेस कौन सी सरफेस होती है? जब कोई सतह हम क्या करते हैं जिस पर हम आसानी से चल सकते हैं, जैसे सड़क है। अब इसके कारण सुनिए, जब अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता धरती पे तब क्या होता? जब फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तब इसका मतलब ये होता कि हम चल नहीं पाते, हम चल नहीं पाते। और जो हमारे टायर, जो गाड़ियों के टायर जो घिसते हैं वो घर्षण बल के कारण घिसते हैं। अब हम क्या कहेंगे, जो म्यू, म्यू से डिनोट किया जाता है इज इक्वल टू एफ बाई आर के। म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर के। ये घर्षण का क्या है? कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है घर्षण का। एफ होता है फोर्स, आर होती है सतह, कह लीजिए रेडियस कह सकते हैं, वैसे सतह कहेंगे हम यहाँ। इसको हम 10 लैम्डा से भी डिनोट कर सकते हैं, 10 लैम्डा, लैम्डा दोस्तों 10 लैम्डा, क्योंकि ये एंगल है, घर्षण कोण है। अगर दोस्तों समझ आया हो प्लीज लाइक करें। आगे हम चलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि गुरुत्वाकर्षण, जब हेडिंग लगाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए जब कोई जब कोई वस्तु पृथ्वी द्वारा जिस बल से खींची जाती है, जिस बल से खींची जाती है वही बल उस वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लागू होता है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जब पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल द्वारा खींचती है उसी बल को हम क्या कहते हैं दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगर साथियों कंसेप्ट समझ आ रहा है, अगर कोई दिक्कत है आप सभी को, आप कमेंट में लिखिए, उस कमेंट का सॉल्यूशन करा जाएगा आप सभी के सामने, और आप से मैं उम्मीद करता। अब देखिए पृथ्वी पर गुरुत्व बल क्या होता है? पृथ्वी पर गुरुत्व बल, पृथ्वी पर गुरुत्व बल वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को खींचती है, वह पृथ्वी का गुरुत्व बल कहा जाता है। इसकी पावर होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, 9.8 मीटर प्रति सेकंड होती है पृथ्वी के ग्रेविटेशन की वैल्यू। पृथ्वी के ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूं वैल्यू की, इसे जी से डिनोट किया जाता है, जी से हम इसे डिनोट करते हैं। गुरुत्व के जी के मान पर प्रभाव पड़ता है कुछ, जी के मान पर प्रभाव, जैसे कुछ चीजें होती हैं, मैं उनको ध्यान से लिखवाऊंगा, आराम से समझना भी आप। जी के मान पर प्रभाव देखते हैं दोस्तों। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, अगर हम या तो क्या करते हैं ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्व का मान घटेगा। क्या होगा दोस्तों? गुरुत्व का मान घटेगा। अगर हम क्या करेंगे, पृथ्वी के जी के मान की वैल्यू, जी के मान की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां होती है? प्लीज बताइए, सबसे ज्यादा कहां होती है पृथ्वी के मान की वैल्यू? पृथ्वी के मान का न्यूनतम वैल्यू जो होती है, देखिए न्यूनतम और अधिकतम, न्यूनतम और अधिकतम सबसे कम होती है विषुवत रेखा के ऊपर। विषुवत रेखा पर पृथ्वी के गुरुत्व मान की वैल्यू जो है न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है। और जो अधिकतम की मैं बात करूं ना, अधिकतम की बात अगर मैं करूं तो ध्रुवों पर होती है। कहां होती है? ध्रुवों पर होती है। कहां होती है? ध्रुवों पर होती है। अगर आगे की बात करी जाए, पृथ्वी की एक गति होती है घूर्णन गति। कौन सी गति होती है दोस्तों? घूर्णन गति होती है। घूर्णन गति को क्या कहा जाता है? घूर्णन गति को कहा जाता है जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तब जो पृथ्वी की जो गति होती है जिसके कारण दिन और रात माने जाते हैं कि दिन और रात बनते हैं, वही गति पृथ्वी की घूर्णन गति कहलाती है। घूर्णन गति, अगर घूर्णन गति घटेगी या बढ़ेगी, दो कंडीशन है, घूर्णन गति घटेगी या बढ़ेगी, तब दोनों कंडीशन में गुरुत्व का मान, गुरुत्व का बल, पृथ्वी के गुरुत्व बल का मान बढ़ेगा या घटेगा। अगर पृथ्वी के घूर्णन गति घटेगी तो गुरुत्व का मान बढ़ेगा, पृथ्वी के गुरुत्व का मान बढ़ेगा, अदरवाइज अगर बढ़ेगी तो मान घटेगा। ये बात याद रखना मेरी।
मैंने आपको 4 प्रकार के बल बताए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा घर्षण बल क्या होता है। जब दो सतहें आपस में टकराती हैं, आपस में कोई एक सतह दूसरी पर लुढ़कने का या चलने का प्रयास करती है, तब वही सतह क्या कहलाती है, उन दोनों के बीच लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। देखिए, मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि प्लीज शेयर करें। अब बात है कि गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को खींचती है, तो वो बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के गुरुत्व का मान हमने बताया। अब एक छोटी सी चीज होती है आवेग। आवेग होता है आवेग, इसके बीच में पढ़ लेते हैं। इंपल्स होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, इंपल्स होता है। इंपल्स क्या होता है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल कितने समय तक लगा रहता है, वो उस वस्तु का आवेग तय करेगा। क्या तय करेगा, वो उस वस्तु का आवेग यानी कि इंपल्स तय करेगा। यहां तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज शेयर करें। एक होता है भार, जिसे हम लोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, लोड बोलते हैं। किसी वस्तु का भार आप सभी को पता होगा, जो W है ना, W वो इज इक्वल टू mg है। किसके है, W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। मास इंटू ग्रेविटी यानी कि किसी भी वस्तु का वजन किसके बराबर होता है, उस वस्तु के द्रव्यमान गुणा में उस पर कितना गुरुत्व बल लग रहा है, वो बल क्या कहलाता है, गुरुत्व बल उसका वेट कहलाता है। एक अवस्था होती है हमारे जीवन में, भारहीनता। क्या अवस्था होती है दोस्तों, भारहीनता। बच्चों बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्लीज शेयर कर दो। भारहीनता होती है। देखिए, भारहीनता की मैं बात करूं, जब कोई भी बॉडी, जैसे हम आपको मैं कंडीशन से समझाता हूं। आप सभी लिफ्ट में बैठे होंगे। जब आप लिफ्ट में बैठ के जब नीचे की तरफ आते हैं, जब नीचे की तरफ हम लिफ्ट से झटका लगता है हमें, तब झटका लगने की वजह से हमारे सामने एक कंडीशन होती है। जब हमें लगता है कि हमारा वेट क्या है, शून्य के बराबर है, तब हम वही कंडीशन क्या कहलाएगी, भारहीनता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, भारहीनता कहलाएगी। अगर भारहीनता की कंडीशन को समझा जाए, भारहीनता की कंडीशन 3 बार अप्लाई होती है, 3 बार। एक बार तो जब व्यक्ति लिफ्ट से नीचे आता है, जब व्यक्ति लिफ्ट से नीचे आता है, कहां आता है, लिफ्ट से नीचे। और दूसरा होता है जब कोई व्यक्ति उपग्रह से ग्रह यानी कि पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी की क्या करता है, परिक्रमा करता है दोस्तों। पृथ्वी की परिक्रमा करता है किसी उपग्रह से। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो चंद्रमा से कोई पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, तब उसे अपना जो वेट है वो वेट लेस दिखाई देगा, यानी कि हम उसे क्या कहेंगे, भारहीनता कहेंगे। अब थर्ड पॉइंट है कि जो एक व्यक्ति पृथ्वी के केंद्र पर बैठा होगा, पृथ्वी के केंद्र पर बैठा होगा, उस व्यक्ति को वह अवस्था क्या कहलाएगी, वह अवस्था भारहीनता कहलाएगी। 3 पॉइंट्स हैं, बार बार पूछे जाते हैं। उसका खासकर ये चांसेस रहेंगे आपके HSSC और रेलवे के एग्जाम में पूछे जाने के। अब इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट फोर्सेज को हम पढ़ेंगे। जो 2 फोर्सेज होंगे, वो एक तो होता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, इसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय, जिसे हम सेंट्रीपिटल कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल जिसे कहा जाता है, अभिकेंद्रीय बल जिसे कहा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल नाम से ही पता लग रहा है। देखिए, एक अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, ऐसा बल जो किसी भी घूमती हुई वृत्तीय आकार में घूमती हुई वस्तु द्वारा केंद्र की तरफ लगता है। किसी भी घूमती हुई वस्तु का द्वारा वृत्तीय गति करते हुए किसी भी वस्तु के द्वारा केंद्र की तरफ लगता है, वह बल दोस्तों क्या कहलाएगा, वह बल कहलाएगा अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जैसे आप सभी ने एक एग्जांपल लेते हैं इसका, एक एग्जांपल जो हमारे सामने डेली लाइफ में जुड़ा होता है, कि जब हम छोटे थे, हम क्या करते थे कि धागे के एक पत्थर को बांध के ऐसे घुमाया होगा अपने सिर के ऊपर से। जब क्या है, जब हम क्या करते हैं, केंद्र की ओर बल लग रहा है, जो वो धागा ऐसे गति कर रहा होगा, तो यहां से जहां से अपने धागे को पकड़ा हुआ है, नीडल को अपने पकड़ा हुआ है, सॉरी धागे को अपने थ्रेड को अपने पकड़ा हुआ है, तो यहां से जब वो घूम रहा है, तब
इस घूमती हुई वस्तु से यहाँ की तरफ एक बल लगा हुआ होगा, इसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल। नाम से पता चल रहा है अभिकेंद्रीय, यानी कि केंद्र की ओर, केंद्र की तरफ लगने वाला बल सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। बच्चों कंसेप्ट में अगर मजा आ रहा है प्लीज शेयर करें, आपका एक शेयर मेरा हौसला बढ़ा रहा है। आप वीडियो को 1 मिनट तक देखते हैं, आपका मजबूरन देखते हैं कि सर ने लिंक सेंड कर दिया हमें देखना पड़ेगा। बेटा जिस दिन तक मजबूरी समझोगे ना कामयाब नहीं होगे, क्योंकि पढ़ाई में दिमाग लगाने से अच्छा दिल लगा के पढ़ो। दिल लगा के बेटा जिसने पढ़ाई करी है आज तक अगर वो कामयाब नहीं हुआ है तो एक एक एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं, आ जाना कभी, एक एक एग्जाम्पल उठा के दे सकता हूं। बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस में बहुत एग्जाम्पल दिए हैं मैंने। अभी केंद्रीय, अब केंद्रीय, सॉरी एक एग्जाम्पल हो गया, और एग्जाम्पल हम लिखेंगे, और एग्जाम्पल लिखेंगे कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो सूर्य के चारों ओर घूमने से पृथ्वी के घूमते हुए जो केंद्र की तरफ लगने वाला बल भी तो क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अब केंद्रीय बल वह बल जो केंद्र से घूमने वाली वस्तु की तरफ लगाया जाता है, केंद्र से घूमने वाली वस्तु की तरफ लगाया जाता है। अब तो केंद्र की तरफ लग रहा था, अब केंद्र से लगेगा जो वस्तु घूम रही है उसे हम अपकेंद्रीय यानी इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। कौन सा फोर्स कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप सभी को समझ आया होगा। एक तो होता है कि जब कपड़े सुखाने की मशीन, कपड़े सुखाने की मशीन में प्रयुक्त जो बल होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। दूसरा जो फोर्स होता है कि कपड़े सुखाने के बाद जो दूध से मक्खन निकालने की प्रक्रिया, अपनी भाषा में दूध बिलोना, हरियाणवी में दूध बिलोने की प्रक्रिया, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, मक्खन निकालने की मशीन में जो बल प्रयुक्त होता है वो यही होता है दोस्तों, मक्खन निकालने की। अब इसके बाद चारों बल मैंने पढ़ा दिए हैं। घर्षण बल, सभी ग्रेविटेशनल फोर्स, जी के मान में कैसे परिवर्तन आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमने सभी प्रकार के बल पढ़े हैं। केपलर्स लॉ और पढ़ते हैं, केपलर ने नियम दिए थे, केपलर ने क्या नियम दिए थे वो भी पढ़ते हैं। केपलर ने नियम दिए थे हमें कि केपलर का 3 नियम थे सभी, देखिए 3 नियम थे केपलर के। पहला नियम था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक नियत कक्षा में, सूर्य के चारों ओर अपनी फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे। अब जैसे हमने इसको माना कि ये सूर्य है तो सूर्य के चारों ओर बुध चक्कर लगा रहा है, ये शुक्र चक्कर लगा रहा है, ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ऐसे ग्रह अगर चक्कर लगा रहे हैं, ये नहीं है कि कभी शुक्र जल्दी में है, शुक्र को एक दिन की ड्यूटी एडवांस में करनी है तो अब वो बुध की सेल में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा बेटा। फिक्स सेल होगी, फिक्स टाइम होगा, जब भी वो गति करेंगे फिक्स टाइम होगा, फिक्स सेल होगी, अपनी अपनी ऑर्बिट में गति करेंगे। बोलिए समझ आया कि नहीं आया। अब दूसरा जो नियम था कि जब कोई ग्रह गति करेगा तो उनका जो संवेग है ना, संवेग, एक होता है आवेग, एक होता है संवेग। आवेग मैंने अभी पढ़ाया था, इंपल्स। एक होता है वेग, वेग होती है गति, वेलोसिटी बोलते हैं जिसे हम। संवेग होता है मोमेंटम। क्या होता है दोस्तों, मोमेंटम होता है। मैं कह रहा हूं कि जो बच्चा यहां तक वीडियो देख रहा है पक्का कुछ ना कुछ सीखेगा, नंबर आएंगे भाई, गारंटीड। इसे हम P से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। मास इनटू वेलोसिटी, मास होता है द्रव्यमान, वेलोसिटी होती है क्या, वेग होता है। बताया था मैंने पिछली वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो यार, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। मास इनटू वेलोसिटी, संवेग। अब संवेग जो है वो नियत रहेगा किसी वस्तु के द्वारा। अब तीसरा नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट जो नियम है, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी भी ग्रह के द्वारा लगने वाले समय का वर्ग, किसी भी ग्रह के द्वारा लगने वाले समय का वर्ग, उसकी जो त्रिज्या होती है ना, उसकी दूरी होती है, त्रिज्या होती है परिधि, उसके क्यूब का समानुपातिक होता है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब के, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब के। यहां तक फोर्स और मोशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। फोर्स और मोशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है।
यहां तक वीडियो अगर आपने देखा है बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो साथी यहां तक वीडियो देखने के लिए आए हैं, मैसेज देख लेना कि मैसेज ये है कि जब भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी सक्सेस से जलते हैं। मैं एक बात कहता हूं, हमें वो खुद के लिए कामयाब नहीं होना है, हमें उनके लिए कामयाब होना है जो हमें सफल नहीं देखना चाहते। कि कल को वो आपको आपके पापा से पूछें कि मेरा बेटा या बेटी कब छुट्टी आएगा या कितने दिन के लिए आया है, तो प्लीज साथियों शेयर करना इस वीडियो को। बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार। थैंक यू।